तपती हुई दोपहर थी जब शहर के बने हुए एक पुरान वीराने किले में आयशा अपनी स्केचबुक में खोई हुई थी। उसकी पेंसिल एक टूटी हुई नक्काशीदार मेहराब के दर्द और खूबसूरती को एक साथ कागज पर उतारने की कोशिश कर रही थी। वह हमेशा कहती थी कि पुरानी इमारतों में कहानियां कैद होती हैं और वह उन कहानियों की चित्रकार थी। तभी एक आवाज़ से उसकी तंद्रा तोड़ी। इस मेहराब का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका टूटा होना है। यह दिखाता है कि इसमें कितना वक्त और कितने तूफान देखे हैं। आयशा ने नज़र उठाकर देखा। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और एक सौम्य मुस्कान थी। वह कबीर था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादातर लोग इसे एक सिर्फ टूटा हुआ पत्थर समझते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों में से नहीं हूँ। कबीर ने उसके लिए स्केच को देखते हुए कहा, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे लिए यह सिर्फ पत्थर नहीं, इस पर पूरी इमारत की याददाश्त है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया है। उस एक पल में दोनों को महसूस हुआ कि वे एक ही भाषा बोल रहे हैं, कला और एहसास की भाषा। वह मुलाकात घंटों की बातचीत में बदल गई। उन्होंने टूटी हुई दीवारों के पीछे की वास्तुकला, रंगों के पीछे अर्थ और आसमान के बदलते मिजाज पर बात की। जब शाम ढलने लगी तो उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के फ़ोन नंबर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के दिलों में एक छोटी सी जगह भी ले ली थी। उनकी मुलाकातों का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो गया। उनकी डेट्स किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि शहर की किसी पुरानी गलियों, किताबों की दुकानों और कभी कभी देर रात तक खुली रहने वाली चाय की टपरी पर होती थी। कबीर आयशा को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ले जाता और उसे खाली पड़ी ज़मीन पर बनने वाले सपनों के नक्शे दिखाता। वह कहता, मैं सिर्फ घर नहीं बनाता आयशा, मैं वो जगह बनाता हूँ जहाँ एक परिवार अपनी कहानी लिखेगा। आयशा कबीर को अपनी आर्ट गैलरी में ले जाती और उसे अपनी सबसे पसंदीदा पेंटिंग्स का मतलब समझाती। वह कहती, रंग सिर्फ दिखते नहीं है कबीर, यह महसूस होते हैं। हर पेंटिंग एक खामोश कविता है। उनकी बातें सिर्फ प्यार की पारंपरिक बातों से बहुत अलग थी। वे एक दूसरे की आंखों में नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों में देखते थे। एक रात शहर की जगमगाती बत्तियों को देखते हुए कबीर ने धीरे से आयशा का हाथ थामा। तुम्हारे आने से पहले मेरी दुनिया में सिर्फ डिज़ाइन और स्ट्रक्चर थे आयशा, उसने कहा। अब उसमें रंग और एक रूह भी है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। आयशा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। और मेरी दुनिया में सिर्फ रंग थे कबीर, तुमने आकर उसे एक खूबसूरत घर दे दिया। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। यह कोई फिल्मी इजहार नहीं था बल्कि दो आत्माओं का एक शांत और गहरा इकरार था। कबीर ने आयशा को शादी के लिए प्रपोज भी अपने ही अंदाज में किया। एक दिन वह आयशा से मिला और उसके सामने एक खूबसूरती से बनाया हुआ ब्लूप्रिंट का नक्शा रख दिया। वह एक छोटे प्यारे से घर का नक्शा था। उसके हर कोने में आयशा की पसंद का ख्याल रखा गया था। एक बड़ी सी लाइब्रेरी, दीवारों पर पेंटिंग्स के लिए जगह और एक छोटी सी बालकनी जहां बैठकर स्केचिंग की जा सके। नक्शे के बीच में जहां मास्टर बेडरूम लिखा था, कबीर ने अपने हाथ से लिखा था, क्या तुम इस घर की और मेरे दिल की मालकिन बनोगी। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इससे ज़्यादा खूबसूरत प्रस्ताव उसके लिए हो ही नहीं सकता था। जब दोनों के परिवार मिले तो आयशा के परिवार ने कबीर को तुरंत अपना लिया। वे उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। कबीर के घर पर माहौल थोड़ा अलग था। उसकी माँ शमीम बेगम आयशा से मिली तो पर उनके मन में एक पारंपरिक बहू की छवि थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लड़की तो हीरा है, बस इसका काम ऐसा है कि घर पर ध्यान कैसे देगी। कबीर के भाई अयान ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, वाह भाई, अब तो घर में ही आर्ट गैलरी खुल जाएगी। उस वक्त प्यार में डूबे और कबीर आयशा इन छोटी बातों में छिपे भविष्य के संकेतों को समझ नहीं पाए। उनकी शादी धूमधाम से हुई। उन्होंने एक दूसरे से सिर्फ साथ निभाने के नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने और हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करने के वादे किए। उनकी प्रेम कहानी एक खूबसूरत नज़म की तरह थी जिसका हर शब्द सच्चा और एहसास बहुत ही ज़्यादा गहरा था। शाम का धुंधला गहरा था। जब कबीर ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग का स्टैंड आयशा के सामने रखा, कैनवस पर रंगों की एक ऐसी दुनिया थी जो सिर्फ उनकी थी। पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से दो परछाइयाँ बाहर तारों को देख रही थी। यह उनकी दूसरी सालगिरह का तोहफा था। यह तो हमारी कहानी है। आयशा की आंखों में से आंसू छलक आए।
उसने कबीर के सीने पर सिर रख दिया। उस घर की हर चीज़, हर कोना उनके प्यार और सपनों से सींचा गया था। कबीर एक सफल आर्किटेक्ट था और आयशा एक उभरती हुई आर्टिस्ट जो एक जानी मानी गैलरी में काम करती थी। उनकी दुनिया में सब कुछ मुकम्मल था, लेकिन उस घर की दीवारों के पार एक और दुनिया थी, कबीर का परिवार। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए तो माहौल में एक अनकहा तनाव था। कबीर की मां शमीम बेगम एक पारंपरिक महिला थी जिन्हें अपनी बहू का देर रात तक काम करना और पुरुषों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। वो कुछ कहती नहीं थी, बस उनकी खामोशी ही सब कुछ कह जाती थी। कबीर का बड़ा भाई अयान कुछ ज़्यादा ही चालाक था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी जलन साफ दिखती थी। आयशा, आजकल तुम्हारी तरक्की के बड़े चर्चे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी मुस्कान में व्यंग्य की धार थी। कबीर, तू बड़ा खुशकिस्मत है, बीवी घर भी संभालती है और बाहर भी नाम कमा रही है। कबीर ने इस बात को टाल दिया, लेकिन आयशा को उस तारीफ के पीछे छिपा कांटा महसूस हो गया। उसे लगा जैसे उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग रही है। वह तुरंत ही झेंप गई। शक एक धीमी आंच की तरह होता है जो धीरे धीरे सब कुछ जलाकर राख कर देता है। अयान इस आग को हवा देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन आयशा अपनी गैलरी के मालिक के साथ डिनर से लौटी तो देर हो गई थी। कबीर इंतजार कर रहा था। उसके कुछ कहने से पहले ही अयान बोल पड़ा, अरे भाभी, आप आ गई? हम तो परेशान हो गए थे। कबीर ने तो खाना भी नहीं खाया। बात बहुत मामूली थी, लेकिन कहने का अंदाज बहुत जहरीला था। उस रात कबीर और आयशा के बीच एक खामोश की दीवारें खड़ी हो गई। कबीर ने पूछा, कौन था तुम्हारे साथ? मिस्टर वर्मा थे, मेरे गैलरी के ओनर। एक ज़रूरी प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। आयशा ने सहजता से कहा, अच्छा। कबीर का जवाब छोटा था, लेकिन उसमें एक ठंडक थी जो आयशा को चुभ गई। वो दिन लद गए थे जब कबीर उसके काम की हर छोटी बड़ी बात उत्साह से सुनता था। अब उसके हर जवाब में एक सवाल छिपा होता था। अयान की बातें, समाज का डर और मर्दानगी का झूठा वहम कबीर के प्यार पर हावी होने लगा था। आयशा को एक बड़ी आर्ट एग्जीबिशन के लिए 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका था। कबीर ने उसे जाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन बेमन से। उसके जाने के बाद अयान ने अपना खेल खेला। उसने कबीर को कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें आयशा अपने पुरुष दोस्तों के साथ हंस बोल रही थी। तस्वीरें पुरानी थी, लेकिन मौका नया था। देख कबीर, मुझे तुझसे कोई जलन नहीं, अयान ने बड़े हमदर्द अंदाज में कहा, लेकिन तू मेरा छोटा भाई है। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है। ज़माना बहुत ख़राब है। जब आयशा लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। कबीर ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। आयशा ने जब वजह पूछी तो कबीर फट पड़ा, क्या कर रही थी तुम दिल्ली में? किस किस के साथ तुम्हारी दोस्ती है? कबीर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आयशा की आवाज़ कांप रही थी। उस रात उनके बेडरूम में प्यार की नहीं, सिर्फ इल्ज़ामों की गूंज थी। उनके रिश्ते में पहली दरार पड़ चुकी थी, जो बहुत ही गहरी थी। झगड़े अब रोज़ की बातें हो गए थे। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। एक रात बात इतनी बढ़ गई कि आयशा ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही यकीन है ही है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है? गुस्से और मर्दानगी के झूठे एहसास में अंधे हो चुके कबीर ने अपना आपा खो दिया। उसके मुंह से वो 3 शब्द निकल गए जो किसी शादीशुदा औरत के लिए कयामत से कम नहीं होते, तलाक तलाक तलाक। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि दोनों को अपने दिल के टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आयशा मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसकी दुनिया, उसके सपने, उसका प्यार, सब कुछ उन 3 शब्दों के बोझ तले दबकर एक पल में बिखर गया था। कबीर के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने ये क्या कह दिया था? उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन आयशा की ज़िंदगी में अंधेरा हो चुका था। उसने खामोशी से अपना सामान पैक किया। हर चीज़ से एक याद जुड़ी थी और हर याद एक नासूर की तरह चुभ रही थी। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो पत्थर बन चुका था, शर्म, गलती और गुस्से का पत्थर। आयशा जब अपने मायके पहुंची थी, उसकी हालत देखकर सब सुन रह गए। उसकी छोटी बहन जोया उससे लिपट कर रो पड़ी। दूसरी तरफ कबीर उस खाली घर में अकेला रह गया था। घर की हर चीज़ उसे आयशा की याद दिला रही थी और उसका अकेलापन उसे खाने को दौड़ रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी ने बहुत ज़्यादा ही
भयानक मोड़ तब लिया जब एक रात अयान पर किसी ने जानलेवा हमला किया। उसे बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शमीम बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस घर पहुंची और शक की सुई सीधे आयशा के एक पुराने दोस्त समीर पर जा टिकी, जो हमेशा से आयशा को पसंद करता था और उसने कबीर को कई बार धमकी भी दी थी। केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विक्रम को सौंपी गई। विक्रम एक तेज तर्रार और अनुभवी ऑफिसर था। उसने जब आयशा से पूछताछ की तो उसे उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई नजर आई। कबीर से बात करने पर विक्रम को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है और किसी गहरे अपराध बोध में जी रहा है। विक्रम को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उसने समीर को बेगुनाह साबित कर दिया। उसकी नज़र अब अयान के व्यापारिक लेन देन पर थी। इसी जांच के दौरान विक्रम ने अयान का लैपटॉप खंगालने का फैसला किया और जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। लैपटॉप में एक छिपा हुआ फोल्डर था जिसमें आयशा की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फर्जी व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट बनाए गए थे। यह सब अयान का किया धरा था। उसने ही धीरे धीरे कबीर के मन में जहर घोला था ताकि वह आयशा को तलाक दे दे और घर जायदाद पर उसका अकेला हक हो जाए। विक्रम ने कबीर को पुलिस स्टेशन बुलाया और सारे सबूत उसके सामने रख दिए। एक एक तस्वीर, एक एक फर्जी मैसेज देखकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि वो अपने भाई की साजिश का शिकार हुआ है और उसे अपनी जन्नत को अपने ही हाथों से उजाड़ दिया है। वो वही जमीन पर बैठकर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगा। पछतावे की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। कबीर भागा हुआ आयशा के पास पहुंचा। वह उसके पैरों में गिर गया और माफ़ी की भीख मांगने लगा। उसने सारी सच्चाई बयां कर दी। आयशा खामोशी से सब सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें प्यार नहीं, सिर्फ दर्द था। मैंने आपको माफ़ किया कबीर, आयशा ने सधी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन जिस भरोसे को आपने तोड़ा है वो अब कभी वापस नहीं जुड़ सकता। मैं आपको अपने साथ वापस नहीं आ सकती। आयशा का फैसला अडिग था। उसने माफ़ कर दिया था, लेकिन भूलना उसके बस में नहीं था। वक्त गुजरता गया। आयशा ने अपने बिखरे हुए टुकड़े को समेटा। अपनी बहन जोया के साथ मिलकर उसने अपनी छोटी सी आर्ट गैलरी खोली। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही शहर में उसका नाम हो गया। वह अब एक टूटी हुई औरत नहीं, बल्कि एक सफल, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला थी। कबीर दूर से उसकी तरक्की देखता था। उसने अपने भाई अयान से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वह अकेला जी रहा था और यही उसकी सज़ा थी। सालों बाद शहर की सबसे बड़ी आर्ट एग्जीबिशन में आयशा मुख्य अतिथि थी। वह मंच पर खड़ी बोल रही थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। भीड़ में कबीर भी खड़ा था, उसे देख रहा था। जब उनकी नज़रें मिली तो एक पल के लिए वक्त ठहर गया। उनकी आंखों में शिकायतें नहीं थी, बस एक अधूरी प्रेम कहानी का अफसोस था। कुछ अनकहे सवाल थे और बहुत सारा दर्द था, और बहुत ज़्यादा ही दर्द उनके दिलों को और बढ़ा रहा था। कला प्रदर्शनी के शोर और लोगों के वाहवाही के बीच आयशा और कबीर की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। वह कुछ पल का था, लेकिन उन चंद पलों में सालों की दूरी, अनकहे शब्द और दबे हुए जज्बात तैर गए। आयशा ने सबसे पहले अपनी नज़रें फेरी। उसने एक गहरी सांस ली और सबसे पहले अपने चेहरे पर पेशेवर मुस्कान वापस लाई और पास खड़े होकर एक मेहमान से बात करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसकी शिकन तक नहीं आने दी। कबीर के लिए नज़रें फेरना इतना आसान नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। आयशा की कामयाबी, उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों में वो चमक जो उसने खुद छीन ली थी, यह सब देखकर उसे एक साथ खुशी भी हुई और एक गहरा दर्द भी। वह उस भीड़ में और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सका। चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे वह प्रदर्शनी से बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके अंदर जल रही आग को बुझा न सकी। घर पहुंचकर आयशा ने दरवाज़ा बंद किया और दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। उसका सारा संयम टूट चुका था। जोया ने उसे इस हालत में देखा तो दौड़ कर आई। दी, आप ठीक हैं? क्या हुआ? आयशा कुछ नहीं बोली, बस अपनी बहन के गले लग कर रोने लगी। उसे कबीर के लिए नहीं, बल्कि अपनी उस बीते हुए कल के लिए रोना आ रहा था, जिसे आज फिर से जिंदा देख लिया था। 2 हफ्ते गुजर गए।
आयशा ने खुद को काम में डुबो दिया था। वह उस रात को भुलाना चाहती थी। तभी एक दिन उसके पास शहर के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक मिस्टर सिंघानिया का फ़ोन आया। आयशा जी, मैं आपका काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, एक लग्जरी विला, और मैं चाहता हूँ कि उसकी आर्ट क्यूरेशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप और आपकी गैलरी करे। आयशा के लिए यह बहुत बड़ा अवसर था। वह उत्साहित होकर बोली, ज़रूर मिस्टर सिंघानिया, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बहुत बढ़िया, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। मैंने आर्किटेक्ट भी फाइनल कर लिया है। शहर के बेस्ट है, कबीर अहमद। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में मीटिंग है। आप दोनों के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। फ़ोन कट गया और आयशा के हाथ में पकड़ा कप कांपने लगा। कबीर, तकदीर उन्हें फिर से एक ही मोड़ पर क्यों लेकर आई थी। उसके मन में आया कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दे, लेकिन फिर वह उसके अंदर की स्वाभिमानी औरत ने उसे रोक लिया था। की वजह से अपने करियर का इतना बड़ा मौका क्यों छोड़े। उसने फैसला किया कि वह इस मीटिंग में जाएगी और पूरी तरह से पेशेवर रहेगी। अगली सुबह जब आयशा मिस्टर सिंघानिया के ऑफिस पहुंची तो कबीर पहले से ही वहां मौजूद था। उसने वही नीली शर्ट पहनी थी जो कभी आयशा की पसंदीदा हुआ करती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कबीर की आंखों में एक हिचकिचाहट थी, लेकिन आयशा की आंखों में सिर्फ आत्मविश्वास। गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद, आयशा ने पेशेवर अंदाज में हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मिस आयशा। कबीर ने भी उसी औपचारिकता से हाथ मिलाया। मीटिंग के दौरान वे दोनों एक दूसरे से सीधे बात करने से बचते रहे, लेकिन जब भी कला और आर्किटेक्चर के संगम की बात आती तो उनका तालमेल देखने लायक होता। कबीर डिजाइन का कोई पहलू बताता तो आयशा तुरंत समझ जाती कि वहाँ किस तरह की कलाकृति जचेगी। उनकी रचनात्मक समझ आज भी एक दूसरे की पूरक थी। उनके बीच एक कांच की दीवार थी, पारदर्शी लेकिन बहुत मजबूत। वे एक दूसरे को देख सकते थे, समझ सकते थे, पर छू नहीं सकते थे। कबीर ने घर आकर अपनी माँ शमीम बेगम को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। शमीम बेगम अब पहले जैसी नहीं थी। अयान की सच्चाई सामने आने के बाद और कबीर के टूटने के बाद उन्हें अपनी गलतियों का गहरा एहसास हो चुका था। बेटा, अल्लाह ने तुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया है, उन्होंने कबीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अगले दिन शमीम बेगम बिना किसी को बताए आयशा की आर्ट गैलरी पहुंच गई। आयशा उन्हें अचानक वहां देखकर पहुंच गई। शमीम बेगम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आयशा के सिर पर हाथ रखा और कांपती आवाज़ में बोली, बेटी, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं एक बुरी सास और एक बुरी औरत साबित हुई। मैंने अपने बेटे का गुनाह देखा पर चुप रही। मुझे माफ़ कर दो। आयशा ने उन्हें सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया। सालों का जो दर्द और गुस्सा उसके मन में अपनी सास के लिए था, वह उनके आंसुओं में बह गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ थाम लिया। यह भी एक तरह की माफ़ी थी। प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था। कबीर और आयशा अब पहले से ज़्यादा सहज थे। काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर मिलना पड़ता था। एक शाम साइट पर काम खत्म होने के बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। दोनों को वहीं रुकना पड़ा। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर दो लोगों के बीच सालों की खामोशी थी। तुम्हारी गैलरी बहुत अच्छी चल रही है, कबीर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हाँ, आयशा ने धीरे से कहा, मेहनत की है। तुम हमेशा से मेहनती थी, कबीर बोला। गलती मेरी थी कि मैं तुम्हारी कीमत नहीं समझ सका। आयशा ने उसकी तरफ देखा। आज कबीर की आंखों में सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि एक ईमानदारी थी। कबीर, आयशा ने जो कहा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। हम दोनों ही बदल गए हैं। मैं वो आयशा नहीं रही और शायद आप भी वो कबीर नहीं हैं। मैं जानता हूँ, कबीर ने कहा, और मैं तुमसे वापस आने के लिए कहने का हक भी खो चुका हूँ। लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या हम अतीत की कड़वाहट के बिना एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक दोस्त की तरह? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह हाथ माफ़ी का नहीं, दोस्ती का था। यह एक ऐसे रिश्ते का प्रस्ताव था जिसमें कोई उम्मीद या बोझ नहीं था। आयशा ने कुछ देर उसके हाथ को देखा, फिर अपनी नम आंखों से कबीर को देखा और उसके चेहरे पर सालों बाद एक हल्की सच्ची मुस्कान आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ पर रख दिया। यह मंजिल नहीं थी, लेकिन एक नए सफ़र का पहला कदम जरूर था। एक ऐसा सफ़र जिसे शायद वे दोनों मिलकर तय कर सकते थे।
प्यार से नहीं तो सम्मान और दोस्ती से ही सही। कबीर और आयशा के बीच दोस्ती का हाथ मिले कुछ हफ्ते गुजर गए थे। विला का प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में था। इस दौरान दोनों ने अपने बीच की कांच की दीवार को धीरे धीरे पिघलते हुए महसूस किया। अब वे सिर्फ काम की बातें नहीं करते थे। कभी साइड पर ही कॉफ़ी पीते हुए कभी किसी पुरानी गज़ल पर बात छिड़ जाती, तो कभी नए कलाकारों के काम पर बहस हो जाती। यह एक नाजुक सा रिश्ता था जिसे दोनों बहुत सावधानी से संजो रहे थे, लेकिन उनकी यह नई दोस्ती सबकी नज़रों में नहीं खटक रही थी। ऐसा नहीं था जोया, जो हमेशा अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ी रही, इस बदलाव को लेकर चिंतित थी। दी, आप ठीक तो है ना? एक रात जोया ने आयशा से पूछा। मेरा मतलब है आप और कबीर जी एक दोस्त की तरह। मैं बस यह नहीं चाहती कि फिर आप उसी दर्द से गुजरें। आयशा ने मुस्कुराकर अपनी बहन का हाथ थाम लिया। फिक्र मत कर जोया, मैं अब वो पुरानी आयशा नहीं हूँ। यह दोस्ती मेरे लिए ज़रूरी है, शायद आगे बढ़ने के लिए। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, पर एक हमदर्द का साथ शायद बुरा नहीं है। जोया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता बनी रही। और कहानी का असली इम्तिहान तब आया जब अतीत का साया एक दरवाजे पर फिर से दस्तक देने आया। अयान, कबीर का भाई, अपनी सज़ा काट कर वापस आ गया था। जेल ने और अकेलेपन ने उसे बदल दिया था, या शायद वो ऐसा दिखाना चाहता था। उसने कबीर से मिलकर माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबीर ने उससे मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। हार कर एक दोपहर अयान सीधा आयशा की आर्ट गैलरी पहुंच गया। उसे दरवाजे पर खड़ा देख आयशा एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। यह वही चेहरा था जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया था। अयान की आंखों में अब वो पुरानी चालाकी नहीं, बल्कि एक अजीब सी हार और शर्मिंदगी थी। आयशा जी, उसकी आवाज़ मुश्किल से निकली। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मैंने आपका और अपने भाई का घर तोड़ा है। मैंने जो गुनाह किया है उसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती, पर प्लीज़ बस एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे। नहीं, आयशा ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज़ में नफ़रत या गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठहरी हुई शांति थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती अयान, क्योंकि माफ़ उसे किया जाता है जिससे कोई उम्मीद हो। मैंने आपको और आपकी दी हुई तकलीफ़ों को अपनी ज़िंदगी से बहुत पहले निकाल दिया है। अब आपकी माफ़ी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। आप जा सकते हैं। अयान के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वह झुके हुए कंधों के साथ चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आयशा का बनाया हुआ हिम्मत का कीला ढह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कबीर को मिलाया। यह मदद के लिए नहीं, बल्कि इत्तला देने के लिए एक कॉल थी। यह उनकी दोस्ती का पहला इम्तिहान था। कबीर, अयान यहाँ आया था। कबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अयान के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई सफाई नहीं दी। उसके मुंह से सिर्फ एक सवाल निकला, तुम ठीक हो आयशा? हाँ, मैं ठीक हूँ। आयशा की आवाज़ भर आ गई थी। मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, कहकर कबीर ने फ़ोन काट दिया था। जब कबीर गैलरी पहुँचा तो आयशा चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस जाकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उस खामोशी में एक सुकून था, एक भरोसा था। थोड़ी देर बाद कबीर उठा और गैलरी का शटर गिराने में आयशा की मदद करने लगा। गैलरी बंद करके जब वे बाहर निकले तो कबीर ने आयशा से कहा, तुम बहुत बहादुर हो आयशा, हमेशा से, और शुक्रिया मुझे बताने के लिए। आयशा ने बस सिर हिलाकर एक हल्की सी मुस्कान दी। आज उनकी दोस्ती ने अपना पहला और सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया। यह रिश्ता अब किसी अतीत के बोझ पर नहीं, बल्कि एक नए विश्वास पर और आपसी सम्मान की नींव पर खड़ा हो रहा था, जिसका भविष्य चाहे जो भी हो, पर वर्तमान बहुत सच्चा था। कबीर और आयशा की दोस्ती धीरे धीरे एक सहज रिश्ते में बदल रही थी। साइट पर होने वाली उनकी मुलाकातें अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। वे एक दूसरे से अपनी दिनचर्या, अपनी पसंद नापसंद भी साझा करने लगे थे। कबीर ने आयशा के कहने पर फिर से पेंटिंग शुरू कर दी और आयशा अक्सर कबीर से आर्किटेक्चर की नई तकनीकों के बारे में पूछती। ऐसा लग रहा था मानो दो टूटे हुए किनारे एक लंबे अरसे के बाद दोस्ती के एक नाजुक पल से अब रिश्ते में बदलने जा रही थी। लेकिन तकदीर को शायद यह मंजूर नहीं था। एक नया मोड़ तब आया जब विक्रम सिंह राठौड़ नाम का एक शख्स आयशा की गैलरी में दाखिल हुआ। विक्रम एक जाना माना आर्ट कलेक्टर और कामयाब बिजनेसमैन था।
वह बेहद आकर्षक, सुलझा हुआ और कला का सच्चा पार्क ही था। विक्रम आयशा के काम और उसकी कला की समझ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक बड़ी पेंटिंग खरीदी और बातों बातों में आयशा के सामने एक प्रस्ताव रखा। आयशा जी, मैं बुटीक होटल्स की एक नई चेन शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे होटल की आत्मा कला हो। क्या आप इस प्रोजेक्ट के लिए आर्ट क्यूरेशन का जिम्मा संभालेंगी? यह आयशा के करियर के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने उत्साह से हामी भर दी। पर इस विस्तार से बात करने के लिए क्या हम आज रात डिनर पर मिल सकते हैं? विक्रम ने बेहद शालीनता से पूछा। आयशा ने इसे पूरी तरह से एक प्रोफेशनल मीटिंग समझकर हाँ कर दिया। जिस रेस्टोरेंट में आयशा और विक्रम की मीटिंग थी, संयोग से कबीर भी अपनी एक क्लाइंट मीटिंग के लिए वहीं मौजूद था। उसकी नज़र जब एक टेबल पर पड़ी तो उसने आयशा को वहीं देखा तो वहीं जम गया। आयशा एक बेहद खूबसूरत साड़ी में एक अजनबी के साथ बैठी थी और वह हंस रही थी, खिलखिला कर बेफिक्री से। यह वो हंसी रही थी जिसे सुनने के लिए कबीर के कान तरस गए थे। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। यह जलन थी, असुरक्षा थी और शायद खो देने का वो पुराना डर भी। उसने आगे बढ़कर बात करना ठीक नहीं समझा और अपनी मीटिंग खत्म करके चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन एक सोसाइटी मैगजीन के ऑनलाइन पेज पर आयशा और विक्रम की हंसती हुई तस्वीर छपी, जिसका कैप्शन था, कला की दुनिया का नया पावर कपल। मशहूर गैलरिस्ट आयशा बिजनेस टाइकून विक्रम सिंह राठौर के साथ। यह तस्वीर आग की तरह फैल गई। जोया ने जब आयशा की तस्वीर दिखाई तो वह झुंझला गई। तभी उसके फ़ोन पर कबीर का नाम चमका। हेलो, आयशा ने फ़ोन उठाया। हाय, बिजी हो? कबीर की आवाज़ में एक अनचाही सख्ती थी। हाँ, थोड़ा काम था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कबीर ने व्यंग से कहा। बस देखा कि तुम आजकल सुर्खियों में हो। मुबारक हो नए पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप शब्द पर उसका जोर साफ सुनाई दे रहा था। आयशा को उसका लहजा चूक गया। यह एक प्रोफेशनल मीटिंग थी कबीर। मिस्टर राठौर मेरे नए क्लाइंट है। ओह, क्लाइंट? कबीर का सब्र जवाब दे गया। कितनी आसानी से आगे बढ़ जाती हो तुम आयशा। मैंने सोचा था कि तुम बदल गई हो। मैंने सोचा था कि हमारी दोस्ती का कोई मतलब है, पर मैं गलत था। कबीर के शब्द आयशा के सीने में तीर की तरह लगे। उसे यकीन नहीं हुआ कि कबीर आज भी उस पर शक कर सकता है। आगे बढ़ने का हक है मुझे कबीर। आयशा की आवाज़ गुस्से और दर्द से कांप रही थी। और तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी पर सवाल उठाने वाले? मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, पर तुम आज भी वही हो। उसी शक भरी नज़रों से देखते हो मुझे। यही वजह था कि हमारा रिश्ता टूटा, क्योंकि तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं। मैं बस कह रहा था कि जो जैसा दिखता है। कबीर ने बात संभालने की नाकाम कोशिश की। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें क्या दिखता है, आयशा चिल्लाई। तुम्हारी इसी सोच ने सब कुछ ख़त्म किया था। हमारी दोस्ती एक गलती थी। अलविदा कबीर। फ़ोन कट गया। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्ती का जो नाजुक पुल बना था वह कबीर के शक के एक ही झटके से टूटकर बिखर गया था। दूसरी तरफ कबीर हाथ में फ़ोन लिए खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी असुरक्षा और अपने अतीत के जख्मों को फिर से आयशा पर थोप दिया था। उसने दोस्ती नहीं, भरोसा तोड़ा था। दोनों के बीच अब एक नई दीवार खड़ी हो गई थी। शक और गलतफहमी की दीवार, जो पहले से ज़्यादा ऊंची और मजबूत थी, क्योंकि यह एक नई उम्मीद के मलबे पर बनी थी। वह पहले से ज़्यादा और तकलीफदेह हो गई थी। आयशा ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। विक्रम सिंह राठौड़ के साथ उसका प्रोफेशनल रिश्ता और मजबूत हुआ। विक्रम का सम्मानपूर्ण व्यवहार और उसकी प्रतिभा की सच्ची सराहना आयशा को यह एहसास दिला रही थी कि ये एक स्वस्थ रिश्ता कैसा होता है, जिसमें शक की कोई जगह नहीं होती। दूसरी तरफ कबीर अंदर ही अंदर पूरा टूट रहा था। उसे एहसास था कि इस बार गलती पूरी तरह से उसकी थी। उसने सिर्फ आयशा पर शक नहीं किया था, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर चोट की थी। वह जानता था कि अब सॉरी जैसे शब्द बेमानी हैं। उसे समझ आ गया था कि सच्ची माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। उसने फैसला किया कि वह आयशा को अब और परेशान नहीं करेगा, बस चुपचाप अपना काम करेगा और उसके जीवन से दूर चला जाएगा। विला प्रोजेक्ट के उद्घाटन का दिन आ गया। यह एक भव्य समारोह था जिसमें शहर के सभी बड़े लोग, मीडिया और कला प्रेमी मौजूद थे। आयशा और विक्रम साथ में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, जो एक सफल प्रोफेशनल जोड़ी की तरह दिख रहे थे। कबीर एक कोने में चुपचाप सब कुछ खड़ा देख रहा था। जब मंच पर पुरस्कार और सम्मान की बारी आई तो प्रोजेक्ट के मालिक मिस्टर सिंघानिया ने
मुख्य आर्किटेक्ट के तौर पर कबीर को मंच पर कुछ शब्द कहने के लिए बुलाया। कबीर मंच पर आया। उसकी नज़रें एक बार आयशा से टकराई और फिर उसने माइक संभाला। धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया, कबीर ने सधी हुई आवाज़ में कहा। लोग कहते हैं कि इमारतें ईंट और सीमेंट से बनती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की आत्मा कला है और उस आत्मा को स्थापित करने का श्रेय जाता है सिर्फ एक इंसान को, मिस आयशा। पूरी महफिल में एक खामोशी छा गई। कबीर ने आगे कहा, आयशा जी के साथ काम करना मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल अनुभव नहीं रहा, बल्कि यह जीवन का एक सबक था। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्वाभिमान, प्रतिभा और हिम्मत क्या होती है। एक वक्त था जब मैं अपनी नासमझी और असुरक्षा के कारण उनके हुनर और उनकी शख्सियत को पहचान नहीं पाया। मैंने एक ऐसी गलती की जिसका पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। उसकी आवाज़ में एक ईमानदारी थी जिसने हर किसी को दिल को छू लिया। आयशा स्तब्ध खड़ी थी। कबीर ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, आज आयशा जिस मुकाम पर है वह सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है। आयशा, तुम्हारी सफलता तुम्हारी है और तुम्हें इसकी हर खुशी मुबारक हो। यह कहकर कबीर चुपचाप मंच से उतर गया। यह माफ़ी नहीं थी, यह एक सार्वजनिक सम्मान था। यह उसकी गलती का प्रायश्चित था जहाँ उसने कभी आयशा के चरित्र पर सवाल उठाया था। समारोह के बाद आयशा ने कबीर को ढूंढा। वह बाहर लॉन में अकेला खड़ा जाने की तैयारी में था। कबीर, आयशा ने धीरे से पुकारा। कबीर मुड़ा। आयशा, मैंने तुम्हें असहज करने के लिए ऐसा नहीं कहा, बस दिल पर एक बोझ था जिसे उतारना जरूरी था। आयशा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो काफ़ी एक दोस्त के तौर पर हमें पीनी थी, क्या वो ऑफर अभी भी है? कबीर की आंखों में हैरानी और फिर एक सुकून भरी चमक आ गई। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन इस बार किसी उम्मीद या मजबूरी के साथ नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान और सिद्ध हो चुके भरोसे की नींव पर। कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि सच्चा प्यार अधिकार जताने या कब्जा करने में नहीं, बल्कि आज़ाद करने और सम्मान देने में है। एक सच्ची माफ़ी शब्दों का शोर नहीं, बल्कि व्यवहार में एक खामोश बदलाव होती है। कबीर ने जब अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और आयशा की सफलता का सम्मान किया, तब जाकर उसके प्रायश्चित का कोई अर्थ निकला। किसी भी रिश्ते से बढ़कर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। आयशा का अपने टूटे हुए टुकड़े को जोड़कर अपनी पहचान बनाना यह साबित करता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर होती है। एक स्वस्थ और स्थायी रिश्ता केवल दो ऐसे लोगों के बीच बन सकता है जो पहले खुद में पूरे हो। जब तक कबीर और आयशा ने व्यक्तिगत रूप से अपने दोषों और अपनी शक्तियों को नहीं समझा, तब तक वे एक दूसरे को केवल तकलीफ ही दे सकते थे। एक मजबूत दोस्ती ही उनके किसी भी भविष्य की नींव बन सकती थी।